संस्कृति और सौंदर्य निबंध चल रहा था। नामवर सिंह जी का ये निबंध हमने कम से कम 2 वीडियो में जाना। अब हम इसके अगले भाग में प्रस्तुत हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम जानते हैं। ठीक है, आइए देखिए, हमने आधे से ज़्यादा लगभग पढ़ लिया था इसे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था फालतू चीज़ वाली बात। अब द्विवेदी जी भी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ ये वह है जो आनंदवर्धन कृत लावण्य की परिभाषा में है। वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं, उनके अतिरिक्त है और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता। सो सौंदर्य रूप नहीं है, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह द्रष्टव्य है। कहते हैं जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए कुछ भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी नहीं करने को भलापन समझते हैं। यह गलत धारणा है कि सुंदर जीवन क्रियाशील होता है, क्योंकि क्रियाशील ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी के अनुसार इस भाव को चालित जन समाज अत्यंत राजनीति और आर्थिक शक्तियों का कब्जा करने का प्रयास से कम पर संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम असंभव हो गया है। ठीक है, किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं है, जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज जो उनके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में वे कहते हैं, जो मनुष्य को उनकी सहज वासनाओं और अद्भुत कलाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुख बनाने के सपने देखता है, वह ठूंठ पर तर्कपरायण कठमुल्ला हो सकता है। आधुनिकता बिल्कुल नहीं, वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह तो न संभव है। ये ग्रंथावली से लिया गया है। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदवृत्ति का विकास समझ सकते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, आधुनिक कला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। यह आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में वे सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। वे अपने प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक करके वे स्वयं लालित्य शास्त्र पर ही व्यवस्थित और संगोपासक विचार करना चाहते थे। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की यह स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक के वे केवल 5 ही निबंध पूरे हो पाए, पर उनसे भी उनकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिल जाता है। उनके इस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष में अनेक प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई है, परंतु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाट्य आदि की आलोचना के प्रसंग में और विविध आगमों में चरम सुंदर तत्व की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती रही है। इसलिए अपनी इस छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने लालित्य चिंतन के भवन निर्माण का प्रयास किया है। इस प्रयास का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति सौंदर्य से भिन्न किंतु उनके समानांतर चलने वाला एक मानव चरित्र सौंदर्य ये ग्रंथावली से लिए गए हैं। उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है लालित्य। वह इसलिए है कि मानव द्वारा लालित्य है और सौंदर्य की इस मानवतावादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत भरत मुनि का नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति का जो कथा दी गई है, उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को समर्थन माना गया, क्योंकि उनमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है जो अनुकरण की है। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपकों में से पूर्वांग सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना, जहाँ नाटक मनुष्य होता है। नाटक परक विचार करते हुए प्रसंगवश नाट्यशास्त्र के अनुसार मनुष्य की ही धीरोदत्त हो सकते हैं, जबकि देवता और धीरोदेवता वह एवं क्योंकि देवों में फलागमन के लिए उतावली होती है और धीरोदत्त की भांति धीर भावना से प्रत्याशा में वे नहीं उलझते। इस प्रकार द्विवेदी जी कला
सृजन में मनुष्य की महिमा का सबल विवेक भरत मुनि से प्राप्त करते हैं। सौंदर्य को मनुष्य लालित्य मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराण कथा के अनुसार शिव तांडव का रस भाव विसर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव सामंतित्व नृत्य है। द्विवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहाँ मानव पूर्ण तत्व का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहाँ लास्य मानवीय प्रयासों का लालित्य रूप। वहीं यानी कि ये ग्रंथावली वगैरह जो आ रही थी वहीं से 7वें के 31 से लिए गया है। अंत में आगमनों में विरणित विश्वव्यापिनी सृजनात्मक शक्तिशाली लालिता के प्रभामंडल में वर्णित करते हुए मनुष्य निर्मित सौंदर्य तत्व को लालित्य की संज्ञा देते हैं, किंतु कुल मिलाकर समष्टिगत और व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टिमूलक मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं कि सौंदर्य का स्पष्टता मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि बंधन के विरुद्ध विद्रोह और बंधन विद्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास। 7:38 नृत्य के सौंदर्य में इस बात को जो जड़ से गुरुत्वाकर्षण चैतन्य की विजेक्षा कहा गया है। ये 7:28 आकस्मिक नहीं कि द्विवेदी जी अपने सभी उपन्यासों में से किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह के व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाओं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती है। यह भी द्विवेदी जी ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं, बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य इस दृष्टि का परिचायक है। ठीक है। अब द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र है, क्या है कि सौंदर्य का एक सृजना है, मनुष्य की शिक्षा का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि लालित्य मीमांसा के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार शिव शिक्षा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर से अधिकतम बल देना चाहते हैं। विवेचन की शताब्दी अवश्य पुरानी है और प्राय शैव और शाक्य दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा लिया है, किंतु अंततः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच में मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती है, जो सौंदर्य कला और संस्कृति के मूल में है। इसी सृजनशीलता के सौंदर्य में उन्होंने उन रूढ़ियों की भूमिका पर भी विचार किया है जो कलाकार के लिए सब समय बाधक ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी साधक या सहायक भी हो जाती है। अंत में द्विवेदी जी ऐसे एक समग्र भाव के रूप में सौंदर्य की स्थापना करते हैं, जो धर्माचरण, नैतिकता आदि जीवन की सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छाप कर, सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्गत करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम भी चले हैं। 7:34 में देखिए, अब मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंत स्पंदन ही नहीं, बल्कि अंत रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्रों को देखें तो स्पष्ट संकेत स्पष्ट है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस समग्र सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार का सौंदर्य है मानव मुक्ति का प्रयास है। 1982 में। तो मित्रों, ये था निबंध संस्कृति और सौंदर्य। देखिए, निबंध पूरा हो गया है। तो अंत में सारांशतः ये कहा जा सकता है कि नामवर सिंह जी कहते हैं कि सौंदर्य वह वस्तु है या वह एक आभास है जो मनुष्य में पूर्णता होती है। पूर्णता तभी आती है जब मनुष्य सभी भावों, सभी विचारों में पूर्ण हो जाता है, तो पूर्णता आती है। और पूर्णता आने के बाद में ही मनुष्य में सौंदर्य होता है, और सौंदर्य उसी को कहा जा सकता है जो सभी भावों में पूर्णता होता है। ठीक है।
तो पूर्णतया को और सभी प्रकार से विकसित हो जाता है मनुष्य, तभी सौंदर्य आता है। अब उत्तरा फाल्गुनी के आसपास वाली चीज़ चल रही थी, तो उसमें भी यही था कि 30 से और 40 के बीच में मनुष्य पूर्ण होता है। तो पूर्ण होता है तभी सौंदर्य होता है। वो भी यही कहते हैं कि सुंदर व्यक्ति तभी लगता है जब 30 से ऊपर होता है। आप दोनों निबंधों को एक बार कॉम्प्रोमाइज करके और इन पे फोकस डालिएगा। हालांकि 2-4 लोगों पर इन्होंने आलोचना की है, लेकिन अंततः सारांश यही आता है जो उस निबंध का आ रहा है। और आलोचना तो है ही है, और सबसे महत्वपूर्ण आलोचना है, इसीलिए आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आप इसको कम से कम 3 से 4 बार अवश्य सुने, पढ़ें, और उसके बाद में इन जो लेखकों का नाम आया है यहाँ पे, जिन साहित्यकारों का नाम आया है, उनको भी थोड़ा पढ़ें, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये निबंध कितना महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि जो वीडियोज़ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वो परीक्षा के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।